अंचल महेंद्रगढ़ में अगर राजनीति में कोई परिवर्तन हुआ है जो पवित्र घाटी बाबा जयराम दास की नहीं है। कभी पालीगांव में क्रम हुई है, हुकूमत बनी है, तो एक में उदय का आगाज हुआ है। आपने घाटी से उठा करके नेता बनाया है, आपने बड़े बड़े नेताओं को ढूंढ के लाने का विचार किया है। ये पवित्र स्थान पानी का कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। कोई स्थान पर आज आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के मसीहा सपनों को साकार करते हैं। आपका लाडला तारा माननीय चौधरी प्रकाश जी चुनाव में सुरेंद्र कौशिक और आपकी आवाज उठाने का काम करवाएंगे। ताली बजा करके स्वागत। धन्यवाद जी। अब आपके बीच में बड़े साहब अपने चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को पहला करके उनका सम्मान करें। चाचा जी सुंदर जी सरपंच जो बहुत साथ छवि के हैं और इलाके में समाज सेवा का काम बहुत करते हैं, तो जोड़ा ताली बजा करके सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय चौटाला में चाचा सुंदर सरपंच को पूरी बदलवाई बनाया। अब मैं सुमन जी पंच साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे जिला के अध्यक्ष और जिला के जिला प्रमुख और आपके अपने रखवाले सुरेंद्र कौशिक को पदवी करना करके सम्मानित करें। धन्यवाद जी। बुजुर्गों, मैंने तो आपको बड़े विस्तार से सारी बात बताई। आज मैं निवेदन करूंगा आपके बीच में आपके बड़े प्रिय नेता महान समाज सेवी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिले के प्रधान, जिला के रहे प्रमुख और आपका अपना बेटा, आपका अपना लाडला जो आपने अपने काले खून पसीने से सींच करके पूरे महेंद्रगढ़ की आवाज उठाने के लिए जो इसके अंदर ऊर्जा भरी, जो आपने संस्कार दे करके आज तैयार किया, वो आज आपके बीच में आपको संबोधित करेंगे। श्री सुरेंद्र जी कौशिक वो आए और आपको संबोधित करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप आगे आ जाओ प्लीज, आप आगे आ जाओ। बड़े साहब आपको देखेंगे वहाँ जगह खाली है, पत्रकार ये सोचेंगे आप इधर खड़े हो, जगह खाली है, इधर आ जाओ। मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार छायादार साथियों का जो सुबह से आप साथ हैं, लगे हुए हैं। मैं मेरी पार्टी की तरफ से और हल्का प्रधान होने के नाते माननीय चौटाला साहब की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे धर्मशाला की बात की, चाहे गौशाला की बात की, चाहे युवा नौजवान साथियों के लिए खेल के समाज की बात की, चाहे गांव में जागरण करवा के धार्मिक सम्मान की बात थी, चाहे गौशाला में बोर करवा करके गौों की सेवा करने की बात थी। ऐसी शख्सियत आप लोगों ने इलाके के लिए तैयार की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। इसी के साथ उस शख्सियत को मैं निमंत्रण देता हूँ।
चुनाव में आए और आपका आशीर्वाद ले और आए हुए माननीय चौटाला साहब का अपने गांव की तरफ से भी स्वागत करें। आज बाबा जयराम दास की धरा पर आए हरियाणा के 5 बार रहे मुख्यमंत्री, हरियाणा के आन बान शान परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी चौटाला, पार्टी के हलका के प्रधान भाई सुनील जी रिवासा, हमारे जिले के प्रेस के प्रवक्ता भाई नवनीत सिंह जी ढिल्लो, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई सतपाल जी उनानी, भाई सुनील जी, हमारे जोगिंदर सिंह जी भोजी बसई, लाल सिंह कंवर बसई, युवा के अध्यक्ष भाई कृष्ण ठेकेदार पाली, गांव के सरपंच भाई सुंदर सिंह जी, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता व बहनों, भारत देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार साथियों, सबसे पहले मैं चौटाला साहब का इस मेरी जन्मभूमि पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय चौटाला साहब को बताना चाहता हूं कि जाट और पाली दोनों एक ही गांव। मैंने जाट गांव में जन्म लिया, पाली गांव में मैंने शिक्षा ग्रहण की। मेरा सबसे ज्यादा समय है और सबसे ज्यादा मेरी यारी दोस्ती और पारिवारिक मेल सबसे ज्यादा मेरा पाली गांव में। पाली मेरा गांव। चौटाला साहब जी, मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था। पाली गांव के बस स्टैंड के ऊपर मेरा ऑफिस था। पूरे गांव ने, हर नौजवान साथी ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग दिया। सबसे ज्यादा वोटों से मैं पूरे महेंद्रगढ़ जिले में जीत करके आया। पाली गांव का उसमें सबसे बड़ा योगदान था। और मेरी एक बात दिमाग में थी कि पाली गांव की शान पगड़ी को मैं लेकर के आया। ये बाबा जयराम दास की पगड़ी कहीं झुकनी नहीं चाहिए। मैं इस पगड़ी को लेकर के जब नारनौल में पहुंचा था, कांग्रेस का राज था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये सुरेंद्र कौशिक जिला प्रमुख बने, पर बाबा जयराम दास चाहता था कि पाली का नौजवान जिला प्रमुख जरूर बनेगा। 1/9/2010 नारनौल में टॉस हुआ। वोट बराबर आए, सरकार के भी 9 वोट आए, मेरे भी 9 वोट आए और टॉस में मैं जीत करके आया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के और बाबा जयराम दास के आशीर्वाद से जिला प्रमुख बना। जिला प्रमुख बनने के बाद में मेरा एक ही ध्येय था कि पूरे जिले में से कोई आदमी पाली गांव में जाकर के ये ना कहे कि तुम्हारा सुरेंद्र कौशिक हमारे गांव में आया था और गलत काम करके चला गया। सबसे ज्यादा पैसा मैंने गौशालाओं में देने का काम किया, रिकॉर्ड तोड़ काम किया था। गरीब का मकान का पैसा गरीब तक भेजने का काम किया था। गरीब के साथ कोई दिक्कत, कोई अन्याय आई, उसमें मैं खड़ा मिला था। और वो सबसे बड़ा सहारा किसका सहारा था? आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बाबा जयराम दास का। 18 अप्रैल 2012 मेरे खिलाफ लो कॉन्फिडेंस मोशन आया। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला विदेश गए हुए थे।
जयराम दास जिसके साथ हो, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। 18 अप्रैल को वो काली भयावह रात जिसमें वो अकेला घूम रहा था, सरकार का पूरा तांडव सर के ऊपर बोल रहा था, सारे पार्षद उठा लिए थे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री यहाँ पे आ गया था। और जब फिर जाकर के पंचायत भवन नारनौल में जब वोटिंग हुई तो बाबा जयराम दास का आशीर्वाद फिर से जीत करके आया। चौटाला साहब ने मेरे को, जब मैं दिल्ली गया तो मेरे को कहने लगे कि भाई आपके कोई महान संत हुए। मैंने कहा वो मेरा गांव। इन्होंने कहा उस गांव में मैं उधर से निकलूंगा तो मैं जरूर चलूंगा। मैंने किशन को कहा कि चौटाला साहब आएंगे, ठाकुर जी के मंदिर में उनको बुलाना, वहीं चौटाला साहब आएंगे, लोगों से रूबरू होंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, 2001 से 2005 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज रहा। हमारा ये रोड सबसे पहले भीड़ा था। अगर चौड़ाई, जितना भी चौड़ाई आज है वो चौड़ाई हुई थी तो वो चौटाला साहब के राज में हुई थी। उसके बाद में तो फेंकने कोई लगने का काम हुआ, चौड़ा नहीं हुआ। जहां पे दादरी जिला खत्म होता है बारड़ी में, वहां रोड बंद हो जाता है और जाकर के नारनौल के पास जो ही हमारी विधानसभा खत्म होती है वहां फिर रोड चौड़ा शुरू हो जाता है। महेंद्रगढ़ ने ऐसा क्या गुनाह किया कि रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। हमारे यहाँ पाली और जाट गांव में मैं चौटाला साहब को बताना चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, 630 किला दोनों गांवों ने जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी, परंतु उस बेईमान सरकार ने ऐसा काम किया कि डीसी रेट के ऊपर भी, कलेक्टर रेट पे भी, मारियों में भी लगाते हैं तो उसमें भी बड़ी भयंकर सिफारिश चलती। बाहर के लोग ज्यादा लगते हैं और हमारे पाली और जाट गांव के बच्चे नहीं लगते। हर अन्याय हमारे साथ, अन्याय की कोई कसर नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, न हॉस्पिटल, न बिजली, न पानी, चारों तरफ से व्यवस्था बिल्कुल खराब। अब ये पूरा इलाका आपकी तरफ देखता है कि अब की बार सरकार आएगी और सरकार आएगी तो अब की बार कोई हमारी भलाई का कोई काम होगा और बाबा जयराम दास के जो भी आता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। सबसे पहला पेंशन का काम किया था तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किया था। आज देखा जाए तो वो पेंशन का मामला है वो क्या चल रहा है। जब चौटाला साहब ने पेंशन का काम किया था उसने ये किया था, किसी की ये नहीं देखा था कि वो उसकी आमदनी कितनी। जो आदमी 60 साल का हो जाएगा वो पेंशन का हकदार होगा, उसमें कोई आमदनी की बात नहीं होगी। और आजकल तो क्या कर दिया इस सरकार ने कि जिस आदमी की 1,80,000 रुपया जिस परिवार की कमाई है उसकी पेंशन काट दी जाएगी। 1,80,000 को खुद पूछा जाए कि भाई 1,80,000 में तुम परिवार पाल सकते हो क्या? मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि ये सरकार चोरों का राज, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। आजकल न कोई मेहनत मजदूरी है, न कोई सरकारी नौकरी, चारों तरफ घपला ही घपला। मेरी बात तो आप सुनते रहते हैं, क्यों मैं आपके बीच में पैदा हुआ, आपके बीच में रहता हूं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा के आन बान शान आपके बीच में आए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को। एक बार बाबा जयराम दास का आप जयकारा लगाएंगे। बोल बाबा जयराम दास की, बोलिए बाबा जयराम दास की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
महफिल में उपस्थित काली गांव के सम्मानित बुजुर्गों, घरों में जहां तक मेरी आवाज पहुंच पाती है सुनने वाली मेरी माता और बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, आप लोगों से मिलकर के मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। आपकी अनुमति हो तो मैं बैठ के आपसे बात कर लूं। मुझे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, मैं तो आपसे मिलने आया हूं क्योंकि कौशिक जी आपके प्रति मुझे बहुत विस्तार से सब कुछ बताते हैं। मेरी आदत है मैं एक एक गांव में जाता हूं, एक एक व्यक्ति से संपर्क करता हूं और मुझसे जो संभव होता है मैं लोगों की भलाई के काम करता हूं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी व्यवहारिक ज्ञान पर निर्णय लिया करते थे। अभी पेंशन का जिक्र किया कौशिक जी ने। चौधरी साहब जब मुख्यमंत्री थे तो गांव में बिना बताए चले जाया करते थे। एक गांव में वो गए, एक घड़ी में बूढ़ा बुजुर्ग चारपाई पर लेटा हुआ था। उन्होंने जाके उससे रामरमी करी, खैरियत पूछी। उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। चौधरी साहब ने पूछा क्या तकलीफ है आपको? वो कहने लगे बेटी ससुराल जा रही है और उसको देने के लिए मेरी जेब में एक नया पैसा भी नहीं। चौधरी साहब ने उसी वक्त निर्णय लिया और बूढ़े बुजुर्गों की 100 रुपये माहवार पेंशन मुकर दी। उस वक्त तो 100 रुपये की बहुत कीमत है। हमने ये फैसला लिया कि हर वर्ष जो भी सरकार बनेगी हम उस पैसे को बढ़ाते रहें और हमने पेंशन बढ़ाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐसी निर्णायक सरकार इस प्रदेश में आई जिसमें कौशिक जी के बताने के मुताबिक बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन समाप्त करने का काम। चौधरी साहब जब गांव में गए तो हरिजन मोहल्ले में भी जाया करते थे। एक दफा एक गांव में गए, हरिजन मोहल्ले में गए, बारिश बरसने शुरू हो गई। अच्छे कपड़े पहने हुए लोग भीग रहे थे। चौधरी साहब ने कहा कि तुम भीग क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि वो क्या करें, हम तो बराती हैं, लड़की वाले जाके ठहराएंगे भाई ठहरे। लड़की वालों से पूछा, वो कहने लगे हमारे पास तो इतने साधन है ही नहीं, हम किसी को कैसे ठहराएं। उन्होंने उसी वक्त निर्णय लिया कि हर गांव में हरिजन चौपाल बनाएंगे और चौपालें बनने शुरू हो। बैकवर्ड जाति के लोगों ने भी कहा उनकी भी बड़े तो उनकी भी शुरू कर दी। पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का काम। तो व्यवहारिक तौर पर लोगों की सुविधा करने के पक्ष में उनकी हार्दिक इच्छा थी कि लोगों की मूलभूत जरूरियात रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाए। और यदि कोई सरकार ऐसा ना करे
तो फिर सरकार को जनमत के द्वारा पलट दिया जाए। लोग इस बात के लिए तैयार हैं। चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष किया और आखिरी दिनों में उन्होंने जाते जाते हमें ये निर्देश दिया, आदेश दिया कि मेरे स्वप्न साकार किए जाए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर कोई भी आकर के दरख्वास्त देगा, उसके सारे काम किए जाएंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की दिक्कत और कठिनाई को दूर करें। लेकिन अब से एक ऐसी नालायक सरकार आ गई जो लोगों की तकलीफात को दूर करने के बजाय तकलीफ और ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। संयोग से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री का निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री की कोठी पे एक भी आदमी नहीं था। मैंने रोक के लोगों से पूछा कि भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, लोगों के काम कैसे होते? तब लोगों ने मुझे बताया कि ये ऐसी सरकार है, काम तो किसी के होते नहीं, कोई दरख्वास्त देने के लिए आए उसे पुलिस के द्वारा पिटवा करके जेल में भेज दिया जाता है। मैंने उसी दिन से मन में एक गांठ बांध ली कि हम इस नीति को बदलने का काम करेंगे। आपके सहयोग और समर्थन से हमें सरकार बनाने का अवसर मिला और हमने उस नीति को बदल दिया। लोग सरकार के पास जाते थे, हमने निर्णय लिया कि लोग सरकार पर नहीं जाएंगे, सरकार लोगों पे जाएगी। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत और हरियाणा प्रदेश के हर गांव में साल में एक दफा जरूर जाता। आपके गांव में भी आया था कि नहीं आया था? और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो मैंने पूरी की थी या नहीं की? एक सोच, हम चाहते थे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा। अभी तो बताया आपको कि सड़कें टूटी पड़ी। हमारी जब सरकार गई 2005 में तो हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया छोड़ा और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर पर हजारों करोड़ का कर्ज लेकर के पैदा होगा। चुनाव होंगे और ये लुटेरे वोट मांगने के लिए भी आएंगे। उनसे आप एक ही बात पूछना कि वो ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर तो तुमने कोई एक ईंट नहीं लगाई। स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों की कोई मास्टर नहीं है, स्कूल बंद पड़े। अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं।
सिंचाई के लिए तो क्या, पीने के पानी के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं। बीज और खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है और किसान की मेहनत की कमाई के लाभप्रद मूल्य भी नहीं मिलते। हम पे इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से सारा पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने, बिरला, टाटा, डालमिया, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास जाता है और उनसे ये सीधा पैसा ले। अगर ये कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि दुर्भाग्य से आज लुटेरों का राज सत्ता पर कब्जा हो गया है। वो तो केवल लूटने में लगे हुए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश कहलाता था। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी हुई। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। आज किसान की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। किसान के उत्पादन के दाम कम हो जाते हैं और हमारे उत्पादन से जो चीज बनती है उसके दाम बढ़ जाते हैं। हमारी जरूरत के लिए डीजल और पेट्रोल की जरूरत पड़े तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन बड़े उद्योगपति जो हवाई जहाज में सफर करते हैं, उस हवाई जहाज में चलने वाले तेल के दाम कम हो जाते हैं। ये अमीर लोगों की सरकार है, गरीब को परेशान किया जाता है। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, सैर सपाटा करने के लिए नहीं, विश्व के हर मुल्क की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया और सारे मुल्कों में जाकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोग इकट्ठे मिलकर के चलते हैं। हाँ, हमारे 3 त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके मनाते हैं। हमारे में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन नालायक लोगों के हाथ में सरकार आई और उन्होंने जात पात का जहर फैला करके देश को आपस में बांटने का काम। आज देश की हालत सबसे ज्यादा खराब है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले 1 साल से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना, भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर डेरा जमाए बैठे हैं, केवल इसलिए कि किसान विरोधी जो कानून बनाए गए हैं वो कानून समाप्त किए जाए। सरकार इस बात के लिए नहीं माने, लेकिन लोगों का जोश, उत्साह और ताकत को देख करके आखिर में इनको झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री ने वो कानून भी वापस लिए और लोगों से माफी भी मांगी। लेकिन मुझे वहां जाकर के एक चीज को देख के और प्रसन्नता हुई कि कहने को तो किसान आंदोलन है, लेकिन उस आंदोलन में 36 लाख के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धारक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, बनिहार, नाई, दिल्ली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बढ़िया, दुकानदार, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और जमीरा, सभी लोग उस आंदोलन में शामिल
और उन्होंने मन बना दिया जात पात का जहर फैला करके देश को बांटने वाली सरकार को सबक सिखाए। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में आपकी सरकार बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज हरियाणा प्रदेश की करो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, जब भी वोट पड़ेंगे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनेगी। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे विरोधी भी इस बात को मान के चलते हैं। राजनीतिक तौर पर अगर सबसे अच्छी कोई पार्टी है तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल। इसलिए उन लोगों ने मन बना लिया है सबको जोड़ने का काम। आपसे भी मैं ये निवेदन करने आया हूं कि आप सभी लोगों को जोड़ने का काम करें। जो रास्ता भटक गए, जो गुमराह हो गए, उन्हें पुरस्कार करके साथ मिलाने का काम। हम सब लोग इकट्ठे होकर के जब चुनाव में वोट डालने का काम करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे राज्य में आपको कोई दिक्कत आती थी क्या? हमने सरकार के रवैये को बदल दिया। बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हर गांव में साल में इकट्ठा जाता और लोगों को दिक्कत कठिनाई पूछ करके उनकी दिक्कतों को दूर करने का काम करता। आपके गांव में घुमाया था कि नहीं आया? और जो मांग आपने रखी वो आपने पूरी की या नहीं? भविष्य में भी आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम आपको सारी सुविधा प्रदान करेंगे। आपको सीधी भाषा में मैं आपसे एक ही बात करने आया हूँ, राज बढ़ा दो फिर सारे वोट में काट दो। इसलिए आपके पास ताकत है, उस ताकत का सदुपयोग करो। इन लुटेरों को हम सबक सिखाएंगे। ये जो बच्चे हैं, जो राष्ट्र का उज्जवल भविष्य है, हमारी सरकार बढ़ने के बाद हम इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। कोई फीस नहीं लगेगी, कोई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। गरीब बच्चा अगर भूखा होगा तो उसकी रोटी का प्रबंध भी सरकार करेगी। और पढ़े लिखे युवकों को योग्यता के आधार पर अच्छे पदों पर बिठाने का काम करें। गांव का बच्चा अगर बड़ा अफसर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा? ये हमारी सोच है। नई पीढ़ी ने देश के भविष्य को बनाना है, इसलिए हम उनको प्यार से, प्रेम से इनको आगे बढ़ाने के लिए कष्ट उठा करके भी सरकार बनाए। जो रास्ता भटक गए उन्हें पुरस्कार करके साथ मिलाए, सबको साथ लेकर के चलेंगे तो फिर आपकी सरकार बनेगी। और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। जो दिक्कत और कठिनाई अब आपके सामने है, हम उसको दूर करने का काम करें। आज जो दिक्कत आपको आ रही है, आपको जो लुटेरा लूटा जा रहा है, आपकी उपज के दाम नहीं मिल रहे हैं, सरकार आप बना दो, आप ये सारी मांग पूरी कर दे। एक दफा जब हमारी पहले सरकार थी तो आपको ध्यान होगा हमारे प्रदेश में बाजरे की बहुत अच्छी फसल थी। हमारा बेशतर इलाका जो है वो बारू है, बरानी। और केंद्र की सरकार ने निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया। हमने प्रदेश सरकार की तरफ से हरियाणा के किसान का ही नहीं, हमारी मंडियों में जिस किसी भी प्रदेश के लोगों का बाजरा आया, चाहे वो यूपी के थे, चाहे बिहार के थे, चाहे राजस्थान के, मध्य प्रदेश और गुजरात के थे, जो बाजरा हमारी मंडियों में आया उसका एक एक दाना हमने सरकार का पर खरीदा था कि नहीं खरीदा। हरियाणा सरकार को तो सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ,
लेकिन किसान के नुकसान की भरपाई करने का हमने काम किया। तो मैं आपको वायदा दे के जा रहा हूँ, जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये जो नुकसान इस सरकार के वक्त में आपको उठाना पड़ा है, ये सारे नुकसान की हम भरपाई करेंगे। आगे के लिए आपको पूरी सुविधा प्रदान करेंगे। अच्छे लोगों के हाथ में जब सरकार आएगी, हमारे बच्चे अगर अच्छे पदों पर होंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा का भविष्य उज्जवल होगा। और फिर हरियाणा प्रदेश का की नकल दूसरे प्रदेशों के लोग भी करेंगे। समूचे देश के स्तर पर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और इसके लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने आपके बीच में नहीं आया हूँ, आपसे मिलने का मेरा मन था। मैंने कोशिश की से तय करके आपसे मिलकर के मुझे बहुत पसंद था। आपका प्रेम, प्यार, सहयोग और समर्थन हासिल करके मुझे हौसला मिलेगी और आपके दिए हुए हौसले के मुताबिक फिर हम राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।